और आइए अब बारी है आज की पहली बड़ी खबर की, और पहली बड़ी खबर है आज 6 दिसंबर है। आज 6 दिसंबर है, बहुत सेंसिटिव दिन है। देखिए, बाबरी पर विवाद और बाबा वाला इलाज। 6 दिसंबर को कौन बाबरी की नींव रख रहा है मैं आपको बताऊं, वो भी तब जब अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है, प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई है, राम दरबार भी बन चुका है और राम मंदिर पूरी तरह से पूर्ण हो चुका है। स्वस्तेन बृहस्पतिर्दधातु प्रेखादशवा मारुताः प्रश्नीमाताराः। लेकिन देखिए कौन है वो अमन का दुश्मन जो देश का माहौल खराब करना चाहता है और बाबरी की नींव रख रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बंगाल में बाबरी की नींव रखी गई, लोग ईंटें सर पर रखकर पहुंचे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, बाबरी मस्जिद बंगाल में बन रही है, उसकी आज नींव रखी जा रही है। देखिए लोग ईंटें सर पर रखकर जा रहे हैं, ई रिक्शा में ईंटें लेकर जा रहे हैं, सीमेंट लेकर जा रहे हैं, हाथों में ईंट लेकर जा रहे हैं, सारे ईंट वहां इकट्ठा किए जा रहे हैं। ममता का पूर्व विधायक, जो अभी भी विधायक है, पूर्व ममता की पार्टी का विधायक, जो ये बाबरी मस्जिद बनवा रहा है बंगाल में। हजारों की भीड़ पहुंची है बाबरी मस्जिद की नींव रखने। लोगों ने सिर पर ईंटें ले रखे हैं, हाथों में झंडे हैं, ट्रैक्टर की ट्रॉली में ईंटें लाद रखे हैं और ये सब बाबरी मस्जिद की नींव रखने पहुंचे हैं। बंगाल में अप्रैल में चुनाव है कुछ महीनों बाद, उससे पहले फिर से देखिए क्या माहौल खराब करने की कोशिश है, क्या तनाव बढ़ाने की कोशिश है। और देखिए 6 दिसंबर था, बंगाल में बाबरी की नींव रखी जा रही, तो अयोध्या में देखिए फ्लैग मार्च कर रही थी, योगी ने सुरक्षा बढ़ा दी थी चप्पे चप्पे पर। योगी की पूरी तैयारी थी कि कोई भी असामाजिक तत्व कानून व्यवस्था हाथ में ना लेने पाए, इसलिए हर गली, हर सड़क, हर चौराहे पर पुलिस का पहरा था। तो दूसरी तरफ देखिए बंगाल में क्या हो रहा था, बाबरी बनाने के लिए लाखों की भीड़ पहुंच गई थी बाबरी की नींव रखने के लिए। उत्तर प्रदेश में देखिए, बंगाल में बाबरी के लिए लोग पहुंचे हैं। यूपी में मथुरा की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, मथुरा की सुरक्षा बढ़ा दी गई। जो कुछ बंगाल में हो रहा था वैसी स्थिति उत्तर प्रदेश में पैदा ना हो, इसके लिए पुलिस ने पूरी तरह से सुरक्षा कड़ी की हुई थी। ये यूपी की तस्वीर आप देख रहे हैं, बंगाल देखिए, आपको बंगाल लिए चलता हूं। बंगाल में ममता की पार्टी का पूर्व नेता और मुर्शिदाबाद से विधायक हुमायूं कबीर मंच पर पहुंच गया था बाबरी की नींव रखने।
देखिए लोग छतों पर, खिड़कियों पर, बालकनी में, पेड़ों पर मौजूद हैं। बंगाल की स्थिति आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में देखिए, वाराणसी की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। काशी विश्वनाथ वाराणसी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। यूपी पुलिस, योगी आदित्यनाथ को पता था 6 दिसंबर को बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्थिति खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। तो 6 दिसंबर को यूपी में न परिंदा पर मार सका, न तिनका हिला। दूसरी तरफ बंगाल में देखिए जरा, बंगाल में बाबरी की नींव रखी गई, फीता काटा गया। मंच पर हुमायूं कबीर ने फीता काटा है और फीता काटकर बाबरी मस्जिद की नींव रखी है। सारे चैलेंज वाले, सारे नेशनल मीडिया के सामने बात करने वाले। हुमायूं कबीर के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था बंगाल में ही। बंगाल में बीजेपी के नेता शौर्य दिवस भी मना रहे थे और हुमायूं कबीर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। अब देखिए, हुमायूं कबीर ने इसके लिए पैसा भी जुटा लिया है बाबरी मस्जिद बंगाल में बनाने के लिए। वहां चंदा भी इकट्ठा किया जा रहा था, लोग पैसा डाल रहे थे जिसके पास जो है। ये पैसा वहां ही भीड़ से लिया गया, चंदा इकट्ठा किया गया, बाबरी मस्जिद का निर्माण करना है। जिस दिन 6 दिसंबर 92 को मस्जिद को शहीद किया गया, वो एक काला दिन था। ऐसी चीजें हैं जिसको हम कभी नहीं बोल सकते। आज का दिन तो बहुत महत्वपूर्ण है। विवादित ढांचा हटाने का भी आज दिन है। एक कलंक हटा। 6 दिसंबर इस देश का कानून टूटा है, तो अफसोस होता है। बंगाल भी राम भक्त जाएगा और बाबर के नाम की बनी हुई मस्जिद की एक एक ईंट को समाप्त भी करेगा। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान को सुकून से रहने दें। बाबर के नाम पर एक भी ईंट रखी गई तो सरकार भाजपा की वहां आने वाली है, उस एक एक ईंट को उखाड़ करके फेंक दिया जाएगा। एक तरफ बाबरी पर सियासी घमासान छड़ा है, बाबरी के नाम पर कलंक और शौर्य वाले तीर चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ हुमायूं ने रख दी है एक और बाबरी मस्जिद की नींव। कभी ममता के खास रहे हुमायूं ने बाबरी की बुनियाद रखी तो भारी विवाद और फसाद शुरू हो गया। ऐसी चीजें हैं जिसको हम कभी नहीं बोल सकते, ना भूलना चाहिए। याद रखिए, अगर कानून की बालादस्ती रहेगी, रूल ऑफ लॉ रहेगा, तो जमहूरियत मजबूत होगी। बाबर के नाम की मस्जिद का नामो निशान मिटाने के लिए आज पूरे देश का राम भक्त संकल्प ले चुका है। तैयार आप हो जाओ और भारत का हिंदू आज तैयार है। हुमायूं के हजारों समर्थक ईंट लेकर बंगाल के मुर्शिदाबाद पहुंच रहे हैं, तो हिंदू संगठन भी सड़क पर उतर आए। हुमायूं कबीर और बाबरी के विरोध में नारे पोस्टर लहरा रहे हैं और ऐलान कर दिया है कि फिर बाबरी बनी तो उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। यहाँ खुशी मनाने आया, मतलब बाबरी मस्जिद हो रहा है। बाबरी मस्जिद है और फिर से बन रहा है, इसलिए हम लोग बहुत खुश है। मेरा जो हुमायूं कबीर है उसका बहुत बहुत धन्यवाद है। इतना बुरा किया, इसका भुगतना पड़ेगा। मेरा लोगों का जीत हुआ है, हुमायूं कबीर के लिए बहुत अच्छा बात हुआ है।
बहुत खुशी का दिन है ये हमारा देश में। अंदर ही अंदर इस्लामिक जो है बनाने का जो चर्चा कर रहे हैं, ऐसे पापाचारी बलात्कारी के नामो निशान नहीं रहने दिया जाएगा। हम लोगों ने गोली खा के बनाया है, बाबर के नाम पर अब नहीं होने देगा। दंगा मत फैलाओ, दंगा रहने दो, अब हमारे घर पर केवल तिरंगा रहने दो, अब हमारे घर पर केवल तिरंगा रहने दो। यहाँ पे किसी आक्रमणकारी बलात्कारी का नामो निशान लेने वाले के ऊपर बुलडोजर चलता है, हंडर चलता है योगी जी का, उसके ऊपर अभी तक हंडर चल गया होता, उसकी मिट्टी पलीत हो गई हो। ऐसे आतंकी का जो विचार है वो अब रहने वाला नहीं है। अब आइए आपको बताऊं ये बाबरी मस्जिद बन कहां पर रही है। योगी का नाम भी वहां मौजूद लोग ले रहे हैं, में ये नहीं हो सकता था, लेकिन देखिए ये है पश्चिम बंगाल का नक्शा, और पश्चिम बंगाल के नक्शे में ये आप देख रहे हैं अयोध्या से 890 किलोमीटर दूर है मुर्शिदाबाद। अयोध्या में राम मंदिर, अब मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में, बेलडांगा जगह है मुर्शिदाबाद के, अयोध्या से 890 किलोमीटर दूर यहां बन रही है बाबरी मस्जिद। कोलकाता से इसकी दूरी है 190 किलोमीटर। आइए आपको बताऊं कि आखिर इसे बनाने वाला कौन है, पैसा कहां से आ रहा है, किस जगह पर बन रहा है और कौन कौन इसमें शामिल है। लोग कहते हैं ये तो योगी के राज में नहीं हो सकता था। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ममता ने अपने इस विधायक को बाहर कर दिया पार्टी से। एमएलए हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखी और ऐलान किया कि 3 साल में मस्जिद बनकर तैयार हो जाएगी। कहा मेरे पास बाबरी मस्जिद बनाने के लिए 25 बीघा जमीन है। मालदा, मुर्शिदाबाद और दक्षिण 24 परगना के लोग मदद कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन हमें रोक रहा है। बाबरी मस्जिद का मॉडल कैसा होगा मैं ये तो नहीं बताऊंगा, लेकिन 3 महीने में विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो जाएगी और फिर नक्शा पास होते ही मस्जिद बनाने का काम शुरू हो जाएगा। हमें खूब चंदा मिल रहा है और सरकारी धन की भी जरूरत नहीं है। करीब 300 करोड़ की लागत से हम ये बाबरी मस्जिद बना रहे हैं और 80 करोड़ रुपए का दान तो हमें एक शख्स से मिल रहा है। लाखों लोग ईंट और मस्जिद निर्माण का दूसरा सामान दे रहे हैं। शिलान्यास के दिन ही ईंट और सामान लिए 100 ट्रैक्टर ईंट पहुंचा है। सऊदी अरब जैसे खाड़ी देशों से भी मस्जिद के लिए मदद मिल रही है। दूसरी ओर योगी ने बाबरी विध्वंस को लेकर इंटरव्यू में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा आज विवादित ढांचा हटाने का दिन है, स्वाभाविक रूप से कलंक हटा था। सुप्रीम कोर्ट ने तथ्य और प्रमाणों के आधार पर फैसला सुनाया और भारत के लोकतंत्र की वजह है कि इसे सभी ने स्वीकार किया है। विरासत पर किसी भी समाज को गर्व होना चाहिए। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा लोग क्या कह रहे हैं। क्या ये योगी के राज में हो सकता था जो कुछ बंगाल में खुलेआम हो रहा है? क्या इससे अशांति फैलेगी और जो अमन है उसमें भी खलल पड़ेगा? सुनिए लोगों को। बंगाल में ही रखा जा सकता है ममता बनर्जी के राज में, उत्तर प्रदेश में योगी के राज में ये हो नहीं सकता। हिंदुओं के साथ अब खिलवाड़ नहीं हो सकता योगी और मोदी के राज में। ये यहाँ पे तो हो नहीं सकता, हमारे यूपी में नहीं हो सकता। जब तक योगी जी है कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता यहाँ पे। तो हमारे योगी जी है, योगी सब समेट देते, हमें तो उन पर विश्वास है, वो अपना आप सब काम को समेट देते, अपना आप सही कर देते। वो अगर नींव किसी ने रखने का प्रयास कभी किया तो नींव का एक ईंट भी उसको मिलेगी नहीं। अब किसी भी आतिताई के नाम पर, बाबर जैसे आतिताई के नाम पर उत्तर प्रदेश में कहीं किसी भी प्रकार की कोई मस्जिद अब नहीं बनने दी जाएगी। इसको जानना हो एक बार नींव रख के देख ले, मैं बस ये कहना चाहता हूँ। जिसकी भी इच्छा हो कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, तो उसको एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए। विध्वंस हो गया है उसको ममता बनर्जी ने सुनियोजित तरीके से फिर से 6 दिसंबर को किया, और अगर ये आज उत्तर प्रदेश में होता तो एक बार फिर कार सेवक खड़े होते और उसको फिर विध्वंस करते। घोर आपत्तिजनक है और इसको कहीं न कहीं से सांप्रदायिकता से जोड़ के ही देखा जा सकता है। दंगा फैलाने का कोई प्रयास करे तो इसका ये घोर निंदनीय है, इसको तुरंत कंटेम्प्ट करना चाहिए। इस मंशा से अगर कोई नींव रख रहा है, बाबरी हो या फिर दूसरी, तो वो शायद मुझे लगता है सफल ना हो पाए। अब जो चीज़ बीत गई उसे दोबारा उखाड़ने की मुझे लगता है कोई ज़रूरत नहीं। अगर देश को विकास की प्रगति पर लेके जाना है तो पुरानी चीज़ों को भूल के हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो सवाल ये, क्या हुमायूं को बाबा वाला इलाज हो? लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, पीएफआई का एक संगठन रहा है एसडीपीआई, वो बाबरी के हक में प्रदर्शन कर रहा है। देखिए एसडीपीआई पीएफआई बैंड संगठन है, उसका स्टूडेंट संगठन जो है वो प्रदर्शन कर रहा है बाबरी के हक में।
आज के दिन यूपी में बनारस में एक किसी ने पोस्टर टांगा, लिखा 6 दिसंबर ब्लैक डे, यानी 6 दिसंबर को काला दिवस लिखा। तो उत्तर प्रदेश में भी शरारती तत्व हैं जो इस कोशिश में थे, लेकिन कैसे योगी ने पूरी तरह से स्क्रू टाइट कर दिया। ये तस्वीर देखिए, बाबरी विध्वंस की बरसी पर अयोध्या छावनी में तब्दील हो गई। ये अयोध्या की तस्वीरें दिखाऊं मैं आपको। राम मंदिर से लेकर स्टेशन, एयरपोर्ट तक सुरक्षा बढ़ा दी गई। पुलिस लगातार गश्त कर रही है और गाड़ियों की जांच कर रही है। किसी भी संदिग्ध की तुरंत जानकारी देने को कहा गया है। संभल की तस्वीर, जामा मस्जिद और श्री हरि मंदिर को चारों ओर फोर्स लगाया गया। उनके 1000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। 300 सीसीटीवी कैमरों और का एक कंट्रोल रूम बाकायदा बनाया गया और हालात पर नजर रखने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। वाराणसी की तस्वीर देखिए, काशी में सुरक्षा और जांच के हाईटेक इंतजाम किए गए थे। बाबा विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानव्यापी के पास डॉग स्क्वाड तैनात था। काशी के सभी 84 घाटों पर पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई थी। गंगा आरती में पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी। मथुरा की तस्वीर देखिए, मथुरा के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई। साथ ही कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह परिसर में भारी तैनाती थी। पूरे इलाके में लगातार गश्त, सीसीटीवी से मॉनिटरिंग हो रही थी। यह तैयारी थी यूपी में। आइए अब आपको सुनवाओ, सुनिए जरा योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को चेंज करना है। इसके लिए अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति जीरो टॉलरेंस। दंगा मुक्त प्रदेश को देखते हैं। आज 6 दिसंबर है। उत्तर प्रदेश में इस समय कर्फ्यू जैसा माहौल होना चाहिए, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश के अंदर 2 कार्यक्रमों को करके अब दिल्ली में बैठा हूं, ताज होटल में, एसटी लीडरशिप समिट में बैठा हूं। उत्तर प्रदेश में न दंगा है न कर्फ्यू है, उत्तर प्रदेश में सब चंगा है। चंगा युक्त वातावरण, कर्फ्यू मुक्त वातावरण, ये निवेश की पहली शर्त है। किसी भी उद्यमी के लिए सुरक्षा पहली आवश्यकता है। हमने कहा ना जीरो टॉलरेंस, और हम लोग इस बात को अक्सर कहते हैं कि बेटी की सुरक्षा के साथ अगर खिलवाड़ किया तो स्वाभाविक रूप से अगले चौराहे पर कोई यमराज इंतजार कर रहा होगा टिकट काटने के लिए कि जहन्नुम जाना है भाई, तुम्हारा जहन्नुम का रास्ता तय है। तो ये और उन अपराधियों का, उन माफियाज के दुस्साहस को हर हाल में कुंद बनाया जाना चाहिए जो पूरी व्यवस्था को जकड़ लेते हैं। ये माफिया कोई भी हो, किसी भी प्रकार का हो, उसको हर हाल में रोका जाना चाहिए। योगी ने पूरी तैयारी की थी कि खास तौर से उत्तर प्रदेश में कोई भी हरकत ना होने पाए, लेकिन देखिए बंगाल में जो हुआ, यूपी में हुमायूं कबीर के फोटो जलाए गए। यह हुमायूं कबीर है जिसने विदेशी आक्रांता, देश का गद्दार, लुटेरा बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने के लिए इसने कहा था। आज इसकी मैंने ऐसी तैसी कर दिया है। और इस बीच एक और तस्वीर आई, अखिलेश यादव भी आज के दिन 6 दिसंबर को दरगाह पर पहुंचे। चिश्ती दरगाह पर अखिलेश यादव थे। फतेहपुर सीकरी में अखिलेश, डिंपल यादव और जया बच्चन। अखिलेश यादव से इससे जुड़ा सवाल पूछा गया, लेकिन अखिलेश ने जवाब देने से परहेज किया है। देख रहे हैं डिंपल यादव, जया बच्चन और अखिलेश यादव। वहीं दूसरी तरफ एक और तस्वीर आई, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज पहुंचे और जेपी नड्डा थे देवघर में बाबा बैद्यनाथ के मंदिर में। अब देखिए हुमायूं कबीर और बाबरी पर सियासी घमासान छड़ा हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं जब तक दुनिया रहेगी बाबरी मस्जिद का जिक्र करते रहेंगे। बाबरी मस्जिद को गिराना एक जख्म है,
6 दिसंबर लोकतंत्र की हत्या का काला दिन है। मुल्क किसी एक मजहब को मानने वालों का नहीं है, यह सबका है और सबको कोर्ट संविधान की बात माननी चाहिए। टी राजा कह रहे हैं बंगाल में राक्षसी राज समाप्त करने के लिए राम भक्त कमर कस ले, फिक्र की जरूरत नहीं है। वैसे बाबर का ढांचा अयोध्या में गिराया था, उसी तरह मुर्शिदाबाद का ढांचा भी राम भक्त गिराएंगे। इमरान मसूद कह रहे हैं ममता फिक्स गेम की कोशिश न करें। ममता दीदी को किस बात का डर है? बंगाल में उन्हें सख्त एक्शन दिखाना चाहिए। ममता बनर्जी ने कहा बंगाल की धरती ने कभी विभाजन के आगे सिर नहीं झुकाया और आगे भी नहीं झुकाएगी। सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। शत्रुघ्न सिन्हा कह रहे हैं चुनाव से पहले बंगाल में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास सूबे में तनाव फैलाने और माहौल बिगाड़ने की साजिश है और सबको पता है कि इसके पीछे कौन सी पार्टी है। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं यह सब टीएमसी की नौटंकी है। बंगाल में बीजेपी की सरकार आने वाली है, बाबर के नाम की ईंट बीजेपी उखाड़ फेंकेगी। इकबाल अंसारी कह रहे हैं पक्षकार रहे बाबरी मस्जिद मामले में 6 दिसंबर का दिन सबके लिए शुभ है। मुस्लिमों ने कोर्ट के फैसले का सम्मान किया और इसके बाद भव्य राम मंदिर बन चुका है। अयोध्या नगरी पूरी तरह से बदल चुकी है, यहां रोजगार भी है, विकास भी और भाईचारा भी है। दिलीप घोष बीजेपी नेता कह रहे हैं राम मंदिर बन चुका है, अब बाबरी मस्जिद को भूल जाना चाहिए। कुछ लोग सियासी फायदे के लिए मुसलमानों को गुमराह करते हैं। टीएमसी और हुमायूं कबीर के बीच तगड़ा तालमेल है, यह मुस्लिम वोट बैंक खींचने की राजनीति है। साध्वी निरंजन ज्योति कह रही है ममता बनर्जी जानबूझकर भड़का रही हैं, सिर्फ दिखाने के लिए विधायक को बाहर कर दिया है और वो नई बाबरी के साथ हैं और खुद उकसा रही हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। अजीब माहौल है, इंसाफ की बात करते हैं और एक मॉब वहां बल्कि हजारों की तादाद में लोग जमा होकर मस्जिद को शहीद कर दिए और कोर्ट ये फैसला देता है कि हम किसी को भी मुजरिम नहीं करार दे सकते। हमको मुत्तहदा तौर पर अपनी इबादत गाहों की हिफाजत करना है कि भारत के राम भक्तों को ले जाकर बाबर का नाम जिस प्रकार से अयोध्या में मिटा दिया गया था, वैसे ही बंगाल भी राम भक्त जाएगा और बाबर के नाम की बनी हुई मस्जिद की एक एक ईंट को समाप्त भी करेगा। आज पूरे भारत का राम भक्त यहां संकल्प ले रहा है। तमाशा जो हो रहा है मस्जिद इबादत के लिए है, मस्जिद सियासत के लिए नहीं है। सियासत का अखाड़ा मत बनाइए। मुर्शिदाबाद के अंदर आप बहुसंख्यक हैं, आप तमाशा कर लेंगे, लेकिन देश के अंदर रहने वाले बाकी हिस्सों के अंदर मुसलमानों के खिलाफ क्यों जहर पैदा कर रहे हो? ममता बनर्जी का हिडन एजेंडा है और ममता बनर्जी ने लोगों को आंख में धूल झोंकने के लिए अपने एमएलए को सस्पेंड किया, कबीर को, लेकिन बंगाल में जब तक बीजेपी का कार्यकर्ता एक भी जिंदा है, इनका विरोध करता रहो। देश में सिर्फ और सिर्फ किसी तरह से मुस्लिम को टारगेट किया जाए, मेजॉरिटी के बेस पर फैसला होने लग गया तो मतलब माइनॉरिटी खत्म, फिर तो संविधान का कोई मतलब नहीं होता है। हुमायूं कबीर जो भी कर रहा है वो ममता बनर्जी के इशारे पर ही कर रहा है और ममता बनर्जी ये जानती हैं जो आगामी चुनाव है वो ममता बनर्जी हार चुकी है। उनको अगर सहारा किसी का है तो वो घुसपैठियों का है। अब सवाल यही उठ रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में आखिर बाबरी की नींव रखी जा रही है, अमन शांति सवालों में है। पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस क्या सिर्फ तमाशा देख रही थी? पुलिस खड़ी हुई थी, नींव रखते हुए देख रही थी, आरएएफ लगी थी, बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस थे, ये सब देख रही थी। आखिर ऐसा क्यों हो रहा था ये मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये मामला कोर्ट चला गया था। कोर्ट में देखिए क्या हुआ। आपको बताऊं बाबरी मस्जिद को लेकर हुमायूं के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। कहा गया कि हुमायूं का प्रस्ताव संविधान का उल्लंघन करता है और उनके बाबरी मस्जिद के निर्माण या शिलान्यास पर रोक लगानी चाहिए, लेकिन कोलकाता हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा मस्जिद निर्माण में किसी तरह का दखल नहीं देंगे, इलाके में शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, वो तय करे कि पर्याप्त सुरक्षा हो और माहौल ना बिगड़े। इस फैसले के बाद हुमायूं ने शिलान्यास कार्यक्रम और बढ़ा किया। उन्होंने कहा मैं कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहा हूं, इसलिए कोई मुझे रोक नहीं सकता, ये हुमायूं कबीर ने कहा।
हम हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करेंगे और मस्जिद की नींव रखेंगे। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा हुमायूं कबीर क्या कह रहा है। बहुत खुश हो। मैं 1 साल पहले ऐलान किया कि मुर्शिदाबाद में बेलडंगा में एक नया बाबरी मस्जिद का नींव रखूंगी। तो आज 6 दिसंबर में 1:10 तक मेरा लाखों आदमी इकट्ठा होके, मेरा ख्याल से ये 3 से 4 लाख आदमी यहाँ इकट्ठा हुआ। नहीं तो मस्जिद बनाएंगे, मस्जिद को साथ साथ मेरा 300 करोड़ का प्रोजेक्ट है, वो 300 करोड़ में ये सब पूरा हो जाएगी। मुस्लिम आदमी को मैं बहुत सपोर्ट दे रहा है। अब देखिए जरा ये हुमायूं कबीर कौन है। एकाएक स्क्रीन पर और सीन में आ गए। हुमायूं कबीर ममता बनर्जी से उनका पुराना नाता है, ममता बनर्जी की पार्टी के विधायक रहे हैं। यह बात अलग है, जब बाबरी बनाने की बात की तो पार्टी से बाहर कर दिए गए। अब बंगाल में भी मुसलमान हुमायूं कबीर का विरोध भी कर रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको, यह तस्वीर आप देख रहे हैं। बहुत से मुसलमान हुमायूं कबीर के नींव रखने का विरोध कर रहे हैं। दूसरी तरफ बहुत से वो लोग भी हैं जो हुमायूं कबीर के इस एक्शन के बाद मिठाइयां खिला रहे हैं, एक दूसरे का मुंह मीठा करा रहे हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत माता की जय। देखिए आपको बताऊं कि आखिर हुमायूं कबीर, जो तस्वीर अभी मैंने आपको दिखाई वो अयोध्या की तस्वीर थी, और अयोध्या में लोग जो राम मंदिर के हक में थे वो एक दूसरे को मिठाई खिला रहे थे। जो हुमायूं कबीर कभी ममता के करीबी और भरोसेमंद थे, टीएमसी के टिकट पर ही मुर्शिदाबाद के भरतपुर से विधायक हैं हुमायूं कबीर, और ममता सरकार में हुमायूं कैबिनेट में मंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने अब खुलकर ममता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बाबरी मस्जिद के ऐलान और बयान पर पहले ममता ने पार्टी से हटाया इन्हें, तो हुमायूं ने ऐलान कर दिया कि 22 दिसंबर को बड़ा धमाका करूंगा, मैं अपनी खुद की पार्टी बना लूंगा और दिखाऊंगा कि हुमायूं की ताकत क्या है। मैं बंगाल विधानसभा चुनाव में 135 सीटों पर उम्मीदवार भी उतारूंगा। तो चुनाव नजदीक है, बाबरी की नींव रख रहे हैं, केवल नजर चुनाव पर है, कैसे मुसलमानों के वोट हासिल कर लूं, इसी बहाने शायद मिल जाए। और टीएमसी और बीजेपी दोनों के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा, हुमायूं कह रहे हैं। हुमायूं को बंगाल में बड़ा मुस्लिम नेता माना जाता है। मुर्शिदाबाद में 70% आबादी मुस्लिम समुदाय की है। हुमायूं को सभी बड़े दलों के साथ काम करने का अनुभव भी है। देखिए जरा, सियासत की शुरुआत हुमायूं ने कांग्रेस के साथ की थी। 2012 में ममता बंगाल की सीएम बनी तो वो टीएमसी में आ गए। 2015 में ममता विरोधी बयान के चलते टीएमसी से निकाल दिया गया। 18 में हुमायूं बीजेपी में शामिल हुए, लोकसभा चुनाव लड़ लिया। हुमायूं सांसद नहीं बने लेकिन अपनी मजबूत पकड़ बनाई और 2 साल के अंदर दोबारा ममता बनर्जी के साथ आ गए। बाबरी मस्जिद को लेकर भले ही हुमायूं निशाने पर हैं, लेकिन मस्जिद के शिलान्यास और नींव रखने में लाखों की भीड़ जमा की और यह भी दिखाने की कोशिश की कि उनकी मजबूत पकड़ है मुर्शिदाबाद में। तो क्या मुर्शिदाबाद और मुस्लिम बहुल सीटों पर ममता के वोट काटेंगे हुमायूं कबीर? आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा हुमायूं कबीर क्या कह रहे हैं और मुख्तार अब्बास नकवी क्या कह रहे हैं। मेरा साथ जो किया, आज मुख्यमंत्री आम जनता को पैसा लेके कोई जगन्नाथ मंदिर बनाते हैं, कोई हिंदू लोगों को दुर्गा पूजा में अनुदान दे रहे हैं, और कुछ मुसलमान के वक़्फ़ के पैसा में 3000 रुपया वो इमाम को भत्ता दे रहा है, और मर्जियन को 15,000, और टोटल दोनों मिलके 54 हो रहा है। और हर यार 1,10,000 रुपया करके पूजा करने के लिए दिया। ये तो आरएस का ही काम कर रहा है। दादा, बाबरी मस्जिद बना रहे इसलिए कि ममता बनर्जी के दल से निकाल रहे हैं, आपको क्या उनको पूछिए, जो निकाल लिया उनको पूछिए, वो मेरी बात। लोगों के जो है वो जख्म पे जो है वो भर रहे हैं, आप उस पर जो है वो फिर से नमक छिड़कने की अगर कोशिश करेंगे तो ये हुमायूं की बात आप छोड़ दो। बाबर का जो बाप था उमर शेख, वो भी अगर कब्र से निकल के आ जाएगा तो इस विदेशी आक्रांताओं की जो क्रिमिनल क्रूर करतूत का कलंक जो पाताल में जा चुका है उसे नहीं निकाल सकते। एक सच ये भी है कि किसी को मस्जिद बनाए जाने का विरोध नहीं है,
किसी को इस बात पर ऐतराज नहीं है कि मस्जिद बनाई जाए या उसकी नींव रखी जाए, लेकिन सवाल यह है कि मस्जिद बाबर के नाम पर ही क्यों बनाई जा रही है। वजह यह है कि बाबर की क्रूरता की बात दुनिया करती है। बाबर मध्य एशिया का राजकुमार था, भारत पर कई बार आक्रमण किया। पिता की ओर से वो तैमूर और माता की ओर से चंगेज खां का वंशज था। उसने 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में अपने क्रूरता के किस्से लिखे। पहले आक्रमण में अफगानिस्तान के पास 3000 लोगों की हत्या की इसने। कहते हैं युद्ध में उसने लोगों के सिर काटकर खोपड़ियों के टावर बनवा दिए। पानीपत के युद्ध में बाबर ने हजारों लोगों की हत्या की, जमकर लूटपाट की। उसके रास्ते में बूढ़े, बच्चे और औरतें, जो कोई भी आया वो उन्हें काटता रहा और हर हाल में अपने साथ ज्यादा से ज्यादा धन लूट कर ले जाना चाहता था। उसने पुरुषों को बंदी बनाया और महिलाओं को अपने सैनिकों को सौंप दिया। बाबर ने मुसलमानों की हमदर्दी पाने के लिए कई हिंदू मंदिरों को नष्ट किया। बाबर के आदेश से मीर बाकी ने राम जन्मभूमि मंदिर को नष्ट कर मस्जिद बनवाई। राम मंदिर तोड़ते वक्त 10,000 से ज्यादा हिंदू उसकी रक्षा में शहीद हुए। उसके बाद एक अधिकारी ने संभल में मंदिर गिराकर मस्जिद का निर्माण करवाया है। सोचिए, जब ऐसा शख्स, ऐसा क्रूर शासक, उसके नाम पर आखिर मस्जिद क्यों? सुनिए क्या कह रहे नेता। ममता बनर्जी का पुलिस बिना इजाजत जो करने दिया, जो काम करने दिया, बहुत खतरनाक है। कोई अपने रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, प्रेयर का रूम बनाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नामकरण के साथ जो किया है वो देश हित के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए ठीक नहीं है। बाबर भारत का कोई नहीं था, वो बाहरी था, वो हनादार था। देश के ऊपर अत्याचार किया, मंदिर तोड़ा, धर्म परिवर्तन किया, परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया और हमारी देश को लूटने का काम किया। भारत बाबर का देश नहीं, भारत महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह का, रामकृष्ण का, शिव का देश है, सनातन का देश है। बाबर एक विदेशी आक्रांता और लुटेरा था, बर्बर था। इसलिए उसके नाम को महिमा मंडित करने वाले लोग, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं भारत के साथ गद्दारी कर रहे हैं। अब आइए आपको दिखाऊं। सवाल यह है कि जब राम मंदिर पर फैसला आया तो एक जमीन दी गई, उस जमीन पर अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हो गया फैसले में, लेकिन एक और जमीन दी गई यहां से कुछ दूर जो मस्जिद के लिए दी गई थी। उसका हाल क्या है? अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको। यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं, धन्नीपुर अयोध्या से लगभग 25-30 किलोमीटर दूर यह वो जगह है जहां यह जमीन दी गई थी मस्जिद बनाने के लिए, लेकिन अब तक मस्जिद नहीं बन पाई है। आइए आपको बताऊं क्यों मस्जिद नहीं बन पाई है। पहले इस तरह की एक तस्वीर आई थी, कहा गया ऐसी मस्जिद बनेगी, लेकिन ये नहीं बन सकी। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने जब राम मंदिर पर फैसला सुनाया था तो मंदिर के साथ मस्जिद के लिए जमीन आवंटित की थी। अयोध्या का मुख्य राम मंदिर करीब 2.7 एकड़ क्षेत्र में बना। मुस्लिम पक्ष को मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन दी गई। यह जमीन मंदिर से करीब 25 किलोमीटर दूर धन्नीपुर में दी गई। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने मस्जिद के लिए एक ट्रस्ट बनाया था और इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन IICF ने इसका भव्य मॉडल दिखाया कि ऐसा बनेगा, लेकिन अभी तक जमीनी स्तर पर कोई काम शुरू नहीं हुआ। ट्रस्ट में आपसी मतभेद और पैसों की कमी बड़ी वजह बताई जाती है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने मस्जिद का नक्शा पास नहीं किया, यह भी वजह है। प्राधिकरण के मुताबिक 14-15 जरूरी विभागों से नक्शा पास नहीं कराया गया। खबर है कि ट्रस्ट ने मस्जिद के लिए नया गुंबदनुमा डिजाइन तैयार कर लिया है और 31 दिसंबर तक नया नक्शा अयोध्या अथॉरिटी में जमा करने की तैयारी है। इसमें 1400 वर्ग मीटर में मस्जिद होगी और बाकी परिसर में बाद में उसको विकसित किया जाएगा। आइए अब आपको सुनवाता हूं उस जमीन के, यानी अयोध्या रामलला जो विवाद था, उसके जो पक्षकार थे, उनके सुपुत्र इकबाल अंसारी क्या कह रहे हैं। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश का या पूरे हिंदुस्तान का कोई मुसलमान ये नहीं पूछ रहा है कि जो है मस्जिद क्यों बन रही है। जहाँ ज़मीन मिली है वहाँ मस्जिदें ऑलरेडी हैं। इससे पहले भी हमने जो है बहुत से लोग पूछते हैं कि मस्जिद क्यों बने, लेकिन कोई विवाद नहीं है। मस्जिद का काम वो जफर फारूकी के ऊपर डिपेंड करता है, जब वो चाहेंगे तो बनावेंगे। जो है कोई मकसद नहीं है किसी का, किसी की नीयत में कोई जो है कोई गड़बड़ी नहीं है,
क्योंकि वहाँ ऑलरेडी मस्जिदें हैं, इसलिए मस्जिद की ज़रूरत वहाँ नहीं है। इसलिए जफ़र फारूकी का काम जो है देर से हो रहा है। उन्होंने अभी इससे पहले भी कहा है कि हम 1 तारीख को नक्शा दाखिल करेंगे, उसके बाद काम शुरू करेंगे। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, घुसपैठियों पर एक्शन में योगी। उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों को खोजा जा रहा है, पुलिस महकमा इस पर लगा हुआ है। तस्वीर लखनऊ की मैं आपको दिखा रहा हूं। लखनऊ में पुलिस चप्पे चप्पे पर तलाश कर रही है घुसपैठियों की। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, बरेली में देखिए जरा, बरेली की आज की तस्वीरें हैं। बरेली में पुलिस सड़कों पर उतरी है, कहां किस इलाके में घुसपैठी हो सकते हैं उन्हें ढूंढा जा रहा है। बात की जा रही है, उनके पहचान पत्र जांचे जा रहे हैं। और इस दरमियान बड़ी खबर यह है कि यूपी में डिटेंशन सेंटर की तैयारी हो गई है। कुछ ऐसा बनेगा डिटेंशन सेंटर, जिसमें जो घुसपैठ करके आए हैं, अवैध तरीके से देश में रह रहे हैं, उन्हें रखा जाएगा। यह एक तस्वीर सामने आई है। इस तरह से स्ट्रक्चर होगा उस डिटेंशन सेंटर का, इसका निर्माण किया जाएगा और इस तरह से बेड्स लगे होंगे, यहीं रखा जाएगा जो अवैध तरीके से रह रहा है। घुसपैठियों को खदेड़ने का योगी मॉडल तैयार है, डिटेंशन सेंटर का खाका बन चुका है। योगी फोर्स मैदान में उतर गई है, दस्तावेजों से लेकर अकाउंट तक खंगाले जा रहे हैं। हर बारीक डिटेल से रोहिंग्या और बांग्लादेशी का कच्चा चिट्ठा निकाला जा रहा है। यानी उत्तर प्रदेश में कोई भी घुसपैठिया नहीं बचेगा। हमें घुसपैठ नहीं होने देनी है, घुसपैठियों को नहीं आने देना है। अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठियों को निकाल करके बाहर करके और जो भी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होगा उसकी संपत्ति को जब्त करवा करके गरीबों में बंटवाने का काम भी करने का काम करेगी। बाबा का मैसेज क्लियर है, पहले एक एक को उठाएंगे, डिटेंशन सेंटर ले जाएंगे, फिर बॉर्डर पार कराएंगे। मतलब हिंदुस्तानियों के हक पर डाका डालने वालों को योगी बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। अब देखिए जरा, ऐसा दिखेगा डिटेंशन सेंटर। इसे डिटेंशन सेंटर में उन लोगों को रखा जाएगा जिन्होंने घुसपैठ की, घुसपैठ करके बंगाल तक पहुंचे, शायद बंगाल से उत्तर प्रदेश तक पहुंच गए। तो यूपी का डिटेंशन सेंटर ऐसा होगा। घुसपैठियों के डिटेंशन सेंटर का मॉडल सामने आया है। उसके मुताबिक शिविर के अंदर इंतजाम भी होंगे इनके लिए। प्रशासनिक अफसरों ने जो सिफारिश की है उसके मुताबिक इस डिटेंशन सेंटर में एक साथ 15,000 लोग रह सकते हैं, जिनकी निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगे होंगे, देख रहे हैं। और इस डिटेंशन सेंटर में बायोमेट्रिक सिस्टम लगा होगा इस तरह से, जैसे ये लगा, यानी फेस रिकॉग्निशन और थंब इंप्रेशन के बाद एंट्री होगी, यानी चेहरा भी पहचानेगा और अंगूठा भी। घुसपैठियों को रखने वाली जगह 3 लेयर सिक्योरिटी वाली होगी, ये जहां केंद्रीय सुरक्षा बल के 50 जवानों की तैनाती होगी। सिर्फ आधिकारिक लोग ही सुरक्षा कवच को पार कर पाएंगे, यानी डिटेंशन सेंटर में हर किसी को एंट्री नहीं मिलेगी। और शिविर में मूलभूत जरूरतों को पूरा करने की व्यवस्था होगी। इस तरह के डिटेंशन सेंटर बनाने का खाका सरकार को मिला है। इस डेमो को यूपी के गृह विभाग ने जांच के लिए भेजा है फिलहाल, यानी डेमो की डिजाइन और सुरक्षा पहलू की जांच की जाएगी। जांच में मॉडल पास हुआ तो इसे ही लागू करने की तैयारी है। मतलब यूपी के 17 नगर निकायों में ऐसे ही सेंटर बनेंगे जहां घुसपैठियों को रखने के लिए योगी सरकार ने आदेश दिए हुए हैं। आइए आपको सुनवाऊं, सुनिए जरा योगी आदित्यनाथ के मंत्री क्या कह रहे हैं। बेटे यहाँ की नागरिकता लेकर के देश की अर्थव्यवस्था को, यहाँ के डेमोक्रेसी को बाधित करना चाहते हैं आदि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, और कड़ाई के साथ ऐसे सब लोग चेतावनी देने का काम किया है कि किसी भी घुसपैठी को यहाँ पर वोट न बन जाए। ऐसे घुसपैठी को चिन्हित करके और उन सबको प्रदेश से बाहर करने का काम करेंगे। ये मुख्यमंत्री का संकल्प है। अब देखिए जरा, उत्तर प्रदेश में जोर शोर से तैयारी चल रही, क्योंकि योगी आदित्यनाथ अगर एक फैसला लेते हैं, निर्णय लेते हैं, तो उसे जमीन पर उतारने के लिए भी जाने जाते हैं। देखिए यूपी के हापुड़ की तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं। हापुड़ में भी पुलिस लगी हुई है, लोगों की जांच कर रही है, पहचान कर रही है। अवैध लोग तो आसपास के इलाकों में नहीं रह रहे हैं। अगली तस्वीर देखिए मेरठ से। मेरठ में भी पुलिस उन इलाकों में जा रही है जहां झुग्गियां बनी हुई हैं। बहुत से लोग आकर यहां बस जाते हैं, रहने लगते हैं और गलत तरीके से फर्जी आधार और वोटर आईडी कार्ड भी बनवा लेते हैं।
क्यों नहीं बताने दे रहा? आधार कार्ड तो देखिए राज्य दर राज्य पुलिस कैसे एक्शन ले रही है। योगी की पुलिस बाकायदा कार्रवाई कर रही है। बरेली में घुसपैठियों की तलाश में डीएम एसपी निकल पड़े हैं। तस्वीर बरेली की मैं आपको दिखा रहा हूं। डीएम अविनाश सिंह और एसएसपी अनुराग आर्या के साथ पूरी टीम लगी थी, जो सीएम योगी के निर्देश पर रोहिंग्या बांग्लादेशी ढूंढने में लगी हुई है। टीम ने झुग्गी झोपड़ियों में संदिग्ध लोगों से पहचान पूछी है और उनके दस्तावेज और ठिकानों को लेकर पूछताछ की गई है। एसएसपी बोले कुछ महीने पहले 8,500 से ज्यादा संदिग्ध मिले थे। बरेली की पुरानी जिला जेल डिटेंशन सेंटर बनाया गया। लखनऊ की तस्वीर आप देख रहे हैं। लखनऊ में खुद महापौर बस्तियों में छानबीन के लिए पहुंची है, क्योंकि यहां बड़ी संख्या में अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या रहते हैं। झुग्गी झोपड़ियों के पास काफिला पहुंचा तो हड़कंप मच गया। कागज दिखाने के डर से कई लोग छिप गए और कई भाग गए। मेरठ की तस्वीर देख रहे हैं। मेरठ में पुलिस भी घुसपैठियों को पकड़ने का अभियान चला रही है। एसएसपी के नेतृत्व में पुलिस, आरआरएफ और सुरक्षा बल ग्राउंड पर उतरे हैं। संयुक्त टीम ने अचानक इलाके में पहुंचकर गहन छानबीन की है। अचानक हुई कार्रवाई से इलाके में हलचल का माहौल बन गया है। जांच में लोगों के आधार कार्ड, निवास प्रमाण समेत दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। मोबाइल नंबर, बैंक खाते और कार्यस्थलों की भी जांच हो रही है। ये झांसी की तस्वीर देख रहे हैं। झांसी में भी इसी तरह से संदिग्धों की पहचान की जा रही है। खुफिया पुलिस करीब 800 सफाई कर्मियों का सत्यापन कर चुकी है। घुसपैठियों को रखने के लिए झांसी में डिटेंशन सेंटर बनेगा और इसमें झांसी के साथ ललितपुर और जालौन के भी घुसपैठिए रहेंगे। सुनिए जरा पुलिस अधिकारी क्या कह रहे हैं, उन्हें क्या ऑर्डर मिला हुआ। रोहिंग्या बांग्लादेशी या अन्य वो लोग जो सीमा पार से यहाँ पर आए हुए हैं बिना किसी पर्याप्त कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स के, उनके खिलाफ एक सत्यापन की जांच पड़ताल का अभियान चलाया जा रहा है। ये अभियान पूरे पुलिस प्रशासन के द्वारा पूरे जनपद में, इसके लिए सभी एसडीएम सीओ को भी आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा गया है और इसके साथ एलआईयू, इंटेलिजेंस और इसकी अन्य टीमें भी इसमें लगी हुई हैं। जो भी बाहरी व्यक्ति मिलता है, अगर वो संदिग्ध लगता है तो उसके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए, और अगर वो इलीगल बांग्लादेशी या रोहिंग्या है तो जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस है उसके अनुसार उसका वेरिफिकेशन करा के उसको डिपोर्ट करने की जो प्रक्रिया है वो अमल में लाई जाएगी। इसके लिए सभी को निर्देशित किया गया है। आईडी कार्ड लिया जाता है, प्रतिलिपि ली जाती है उसकी, साथ ही इनके पारिवारिक जो डिटेल है वो नोट किए जाते हैं और जहाँ से आए हैं विशेष करके गैर प्रदेश से यानी कि प्रदेश के बाहर से, वहां पर इनकी जो आईडी है उसे भेजकर सत्यापित करवाया जाता है। यदि इस दौरान अभियान में कोई प्रकार का व्यक्ति पाया जाता है जिसके पास कोई परिचय पत्र नहीं है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाती है। अब आइए आपको बताऊं, डिटेंशन सेंटर यूपी में बने हैं, लेकिन इकलौता यूपी नहीं है जहां डिटेंशन सेंटर बनने वाले हैं। देखिए जरा ये तस्वीर मैं आपको रूस की दिखा रहा हूं। रूस ने भी घुसपैठिए पकड़े, शरणार्थियों को पकड़ा और उन्हें पकड़कर भेजा। लाइन बनाकर जो जा रहे हैं ये शरणार्थी थे। पुतिन ने भी उन्हें अपने देश से पकड़ा है और वापस भेजा है उनके मुल्क। न सिर्फ पुतिन, अगली तस्वीर देखिए जरा, यह तस्वीर ईरान की दिखा रहा हूं मैं आपको। ईरान ने भी अपने देश से घुसपैठियों को निकाला है। और न सिर्फ ईरान, एक और देश देखिए, मैक्सिको। मैक्सिको ने भी अपने यहां से जितने शरणार्थी आए थे, आकर रुके हुए थे, उन्हें सबको डिपोर्ट किया है, सबका बैग पैक करके उनके देश भेजा है। और ये काम देखिए अमेरिका भी पहले कर चुका है। ये तस्वीर अमेरिका की मैं आपको दिखा रहा हूं। अमेरिका ने भी, ट्रंप ने सत्ता में आते ही पहला काम यह किया कि घुसपैठियों को खदेड़ा, अवैध प्रवासी जो थे उन सबको अमेरिका से निकाला। और इतना ही नहीं, ट्रंप तो विवादों में तब आए जब उन्होंने लोगों को बेड़ियां बांध कर भी निकाला था। ये वो डिटेंशन सेंटर है, यहीं निकाले हुए अवैध प्रवासियों को रखा जाता है। अब देखिए जरा, अमेरिका ने भी घुसपैठियों पर एक्शन लिया। उनका डिटेंशन सेंटर देखिए जरा, ये देख रहे हैं, कुछ इस तरह से उनके डिटेंशन सेंटर होते हैं। वैसे तो दुनिया भर के कई देशों में इस तरह के सेंटर बने। गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका इसमें सबसे आगे। दावा अमेरिका में दुनिया के सबसे ज्यादा डिटेंशन सेंटर हैं। यहां बिना वैध दस्तावेज के विदेशों से आए लोग रहते हैं और उन्हें रखा जाता है इन सेंटर पे। बच्चे, बूढ़े, महिला सभी को रखा जाता है।
ट्रंप के शासनकाल में डिटेंशन सेंटर की संख्या और बढ़ गई, क्योंकि अमेरिका में बड़ी संख्या में लोगों की घुसपैठ होती है। 1979 के बाद अमेरिका में घुसपैठियों की संख्या 20 गुना बढ़ गई। अमेरिका में 1970 में बिना दस्तावेज वाले अप्रवासी 10 लाख थे, लेकिन आज इनकी संख्या करीब 1 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। दावा अमेरिका में रोज 1200 अवैध अप्रवासी पकड़े जा रहे हैं। ट्रंप का 10 लाख अवैध अप्रवासियों को पकड़ने का प्लान है। डिटेंशन सेंटर फुल हो गए हैं तो अब जेलों में रखा जा रहा है। अब अल सल्वाडोर और क्यूबा जैसे देशों में भी ऐसी ही जेल ट्रंप ने बनवा दी है, जहां अमेरिका से पकड़े गए घुसपैठियों और आतंकियों को रखते हैं। ट्रंप सरकार भी लगातार अपने यहां से घुसपैठियों को भगा रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में इसको लेकर आंकड़े दिए थे। कहा 2009 से अमेरिका ने 18,822 भारतीयों को डिपोर्ट किया है और अकेले 2025 में 3,155 भारतीयों को वापस भेजा गया है। यह अमेरिका का आंकड़ा था। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं ट्रंप इस पर। According to the Council of Europe, जब आपको जेलें उन तथाकथित शरणार्थियों से भरी हो जिन्होंने दया का बदला अपराध से चुकाया हो, तो समझो कि खुली सीमाओं के असफल प्रयोग को खत्म करने का समय आ गया है। यूरोप परिषद के 2024 के आंकड़ों के अनुसार जर्मनी की जेलों में लगभग 50% कैदी विदेशी नागरिक या प्रवासी हैं। ऑस्ट्रिया में यह आंकड़ा 53% है। ग्रीस में यह संख्या 54% है। स्विट्जरलैंड में जेलों में 72% लोग स्विट्जरलैंड के बाहर से आए हैं। prisons are filled with so-called asylum seekers who लेकिन कई बार घुसपैठियों को भेजने में दूसरी दिक्कतें भी आती हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको दिखाऊं, यह तस्वीर आप देख रहे हैं, बांग्लादेश से इन्हें बांग्लादेश भेजा गया। ये सोनाली खातून है, इन्हें बांग्लादेश भेजा गया, यहां पकड़ा गया था और बांग्लादेश इन्हें वापस डिपोर्ट किया गया। यह वो तस्वीर है जब इन्हें भेजा जा रहा था, लेकिन कोर्ट ने कहा इन्हें वापस लेकर आया जाए। यह मामला कोर्ट तक पहुंचा और देखिए जरा क्या हुआ कोर्ट में, क्या कहा कोर्ट ने और क्यों सोनाली खातून को वापस लाने के लिए कहा गया। यह तस्वीर सोनाली की देख रहे हैं। सोनाली खातून के साथ उनका बच्चा और परिवार के 5 लोग थे, जिन्हें बांग्लादेशी होने के शक में 18 जून को दिल्ली से पकड़ा गया। इसके बाद 27 जून को उन्हें सीमा पार बांग्लादेश भेज दिया गया, जहां बांग्लादेश पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसके खिलाफ सोनाली के पिता कोलकाता हाईकोर्ट पहुंचे। याचिका में उन्होंने दावा किया कि वो सभी हिंदुस्तानी हैं। कहा 20 साल से हमारा परिवार दिल्ली कोलकाता में रह रहा है। हाईकोर्ट ने केंद्र को परिवार को भारत लाने का आदेश दिया। इस आदेश को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन जज ने कहा कानून इंसानियत से बड़ा नहीं है। कानून को कभी कभी इंसानियत के आगे झुकना होता है। कोर्ट ने आदेश दिया बांग्लादेश भेजी गई गर्भवती को वापस लाया जाए, जिसे मानकर केंद्र ने कहा सरकार सोनाली को बेटे के साथ आने देगी। उधर रोहिंग्या मामले पर सुनवाई के दौरान सीजीआई ने बहुत सख्त टिप्पणी की। सीजीआई ने कहा घुसपैठी आए तो क्या रेड कारपेट बिछाकर स्वागत करें? अगर कोई घुसपैठी है तो क्या हमें उसे यहां रखने का दायित्व है? रोहिंग्या की तुलना घुसपैठियों से करने पर पूर्व जज नाराज हो गए। 20 से ज्यादा पूर्व जज, वकील, शिक्षाविदों ने सीजीआई को खत लिख दिया। कहा रोहिंग्या जुल्म और अत्याचार से भागे हुए लोग हैं। सीजीआई सभी का सम्मान करें और संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करें। अब आपको दिखाऊं, इस बीच एक और तस्वीर सामने आई जो महिला पाकिस्तानी है और पीएम मोदी से गुहार लगा रही है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, पाक महिला की मोदी से गुहार है कि इनके पति जो भारतीय हैं शादी करके भारत आ गए हैं और इन्हें अपना नहीं रहे। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, यह शादी की तस्वीर है निकिता और विक्रम की। विक्रम ने निकिता से शादी की। निकिता पाकिस्तान की है, सिंधी समुदाय से आती हैं, लेकिन अब उनके पति ने उन्हें ठुकरा दिया है। तस्वीर देखिए जरा, निकिता पीएम मोदी से मदद की गुहार लगा रही हैं। भी अपने घर में, क्या कोई भी लड़की अपने ससुराल से अपने माँ बाप के घर आएगी तो क्या वो कभी भी अपने घर नहीं जा पाएगी? मैं आज श्री नरेंद्र मोदी जी से, रिस्पेक्टेड किशोर कोडवानी जी से आज फिर से अपील करती हूँ कि आप प्लीज़ इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करें और प्लीज़ विक्रम नागदेव को पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाए और उसकी इनलीगल स्टेप के लिए उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। मैं आज श्री नरेंद्र मोदी जी से, रिस्पेक्टेड किशोर कोडवानी जी से आज फिर। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर निकिता के साथ हुआ क्या। दरअसल निकिता पाकिस्तान में है। पाकिस्तानी महिला का पति मध्य प्रदेश के इंदौर में रहता है। लंबे समय से लॉन्ग टर्म वीजा पर है और कारोबार करता है।
दावा है विक्रम नागदेव ने इंदौर में संपत्ति भी खरीद ली है और लेकिन अब उसकी पत्नी निकिता उसे पाकिस्तान बुला रही है। इसके लिए उसने मोदी सरकार से मदद की गुहार लगाई है। साथ ही कराची से जारी वीडियो में कहा है मेरे पति को पाकिस्तान भेज दो। निकिता ने कहा विक्रम से मेरी शादी 26 जनवरी 2020 में हुई। हमने पाकिस्तान में ही हिंदू रीति रिवाज से शादी की थी। 1 महीने बाद विक्रम नागदेव मुझे अपने साथ भारत ले आया, लेकिन कोरोना काल में जबरन पाक भेजा, फिर बुला ही नहीं रहा है। दावे के मुताबिक निकिता को ससुराल वालों ने परेशान किया। उसने कहा मेरे पति का अपनी ही रिश्तेदार से अफेयर चल रहा है। विक्रम के पिता को बताया तो बोले लड़कों के अफेयर होते रहते हैं। निकिता का कहना है कि उसके पति ने फिर सगाई कर ली है। शिवांगी नाम की लड़की से मार्च 2026 में वो शादी करने वाला है। इंदौर में सिंधी पंचायत को महिला ने ऑनलाइन शिकायत भी की है, लेकिन पंचायत और इंदौर कलेक्टर भी बड़ा एक्शन नहीं ले पाए। इसलिए पाकिस्तानी महिला ने सरकार से मदद की मांग की है। कहा है अगर पति को नहीं भेजा तो कोर्ट की शरण में जाऊंगी। हालांकि उसके पति ने कहा है कि मुझे वो किडनैप करना चाहते हैं, पाक बहुत महंगा है, वहां लूटपाट होती है, मैं वापस नहीं जाऊंगा। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा निकिता क्या कह रही है। मैं 26 फरवरी को विक्रम नागदेव के साथ इंडिया आई थी। कुछ दिन उनका बर्ताव मेरे साथ बिल्कुल ठीक रहा, लेकिन कुछ दिन के बाद उनका बिहेवियर मेरे साथ बिल्कुल चेंज हो गया। मुझे समझ ही नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। हर दिन मैं फिजिकल अब्यूज़ का शिकार होती रही। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। जो लड़की 1 महीने के लिए अपने माँ बाप से मिलने आई थी, उसका पूरा जीवन इस तरह से लुट गया। क्या कोई भी लड़की अपने ससुराल से अपने माँ बाप के घर आएगी तो क्या वो कभी भी अपने घर नहीं जा पाएगी? आज श्री नरेंद्र मोदी जी से, रिस्पेक्टेड किशोर कोडवानी जी से आज फिर से अपील करती हूँ कि आप प्लीज इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करें। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, कल डिनर हुआ, आज बवाल हुआ। मैं आपको दिखाऊं डिनर के न्योते पर क्यों तकरार हो गई। तस्वीर देखिए जरा, बवाल की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं कि आखिर हुआ क्या। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, ये कल डिनर दिया गया था। राष्ट्रपति ने डिनर दिया था, पुतिन को डिनर दिया था और इस डिनर में राहुल गांधी को न्योता नहीं मिला। अगली तस्वीर देखिए जरा, इस डिनर में शशि थरूर पहुंचे थे। देख रहे हैं शशि थरूर, उनके साथ निर्मला सीतारमण। उसी रात्रि भोज की तस्वीरें हैं जिसमें पुतिन भी मौजूद थे। राहुल गांधी को नहीं बुलाया, लेकिन इस पर बवाल हुआ। लेकिन आज एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं शशि थरूर मौजूद हैं। उसी डिनर में जो तस्वीर ली गई, ये वो तस्वीर है। यहां भी देखिए शशि थरूर, पुतिन जहां खड़े हैं उसी रो में बैठे हुए हैं। उनका थोड़ा सा चेहरे का हिस्सा दिख रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा ये बवाल क्यों हुआ ग्राफिक्स के जरिए। देखिए जरा क्या कह रही कांग्रेस पार्टी, क्या कह रहे राष्ट्रपति भवन। कांग्रेस का कहना है पुतिन के लिए राष्ट्रपति भवन में खास डिनर का आयोजन था। पीएम मोदी के साथ कैबिनेट के कई बड़े नेता शामिल हुए, लेकिन राहुल और खड़गे को निमंत्रण नहीं भेजा गया। इस डिनर में कांग्रेस सांसद शशि थरूर शामिल हुए। साथ ही राहुल को निमंत्रण नहीं देने पर कांग्रेस का सरकार पर आरोप है, सरकार रोजाना प्रोटोकॉल तोड़ राजनीति कर रही है। खड़गे को G20 के डिनर में नहीं बुलाया गया था। राहुल ने खुद इसको लेकर सरकार पर आरोप लगाए थे। सरकार विदेशी नेताओं से नेता विपक्ष को मुलाकात नहीं करवाती है, उनसे कहती है कि वो लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष से ना मिले। इसका कारण सरकार की असुरक्षा है। सरकार ने कहा, राहुल के आरोपों को खारिज किया सरकार ने। सूत्रों के मुताबिक राहुल कई विदेशी नेताओं से मिल चुके हैं। राहुल जून 2024 में नेता विपक्ष बने थे। राहुल गांधी कम से कम 4 विदेशी राष्ट्राध्यक्षों से मिल चुके हैं। विदेशी नेता जिनसे मिलना चाहते हैं वो उनसे मिलते हैं। किसे बुलाना है और किससे मिलना है, यह फैसला विदेशी डेलीगेशन लेता है। सरकार ने कहा इस फैसले में सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। थरूर को न्योता भेजने पर भी तर्क सामने आया सरकार का। थरूर विदेश मामलों की समिति के प्रमुख हैं, इसलिए न्योता दिया गया। इस वजह से उन्हें डिनर के लिए इनवाइट किया गया था। राष्ट्रपति भवन की तरफ से क्या कहा गया? निमंत्रण पर राष्ट्रपति भवन से सफाई आई और कि आखिर राहुल को क्यों निमंत्रण नहीं भेजा गया। सूत्रों के मुताबिक आमंत्रण किसी पद का अधिकार नहीं है। किसी को आमंत्रण भेजना राष्ट्रपति भवन का विशेषाधिकार है। सूत्रों के मुताबिक पूर्व अनुभवों पर भी न्योता निर्भर करता है। नेता प्रतिपक्ष पहले कई समारोह में शामिल नहीं हुए हैं।
गणतंत्र दिवस मुख्य न्यायाधीश के शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद नहीं थे। जब राष्ट्रपति किसी को व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित करते हैं तो उस आमंत्रण का सम्मान होना बेहद जरूरी है। आइए सियासतदान इस पर क्या कहना है, सुनिए। ये कई सालों से चल रहा है। विदेश मामलों की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन को राष्ट्रपति भवन के कार्यक्रम में बुलाया जाता है। प्रणब मुखर्जी के वक्त से ही मैं कई मौकों पर आया हूँ। इस बात का कष्ट है और मैं ये समझता हूँ कि ये जो लोकतांत्रिक एक परंपराएं हैं और जो व्यवस्थाएं हैं उसके ये अनुकूल नहीं है। जब सबसे बड़े कार्यक्रम में भारत के आजादी के दिन लाल किले पर बुलाया तो लाल किले पे नहीं गए, राष्ट्रपति भवन उपराष्ट्रपति के ओथ में नहीं गए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ओथ में नहीं गए। जब बुलाते हैं तो आते नहीं और जब नहीं बुलाते हैं तो शिकायत करते रहते हैं। लाल किले पर नहीं आते तो आपको कोई हक नहीं है ये कहने का कि आपको बुलाया नहीं गया। जब बुलाया गया स्वतंत्रता दिवस पर तब आपके पास वक्त नहीं था। राहुल गांधी की जगह पर अगर मोदी जी या राजनाथ सिंह जी होते, अमित शाह जी होते और अगर ऐसा उन्होंने तब की सरकार ने किया होता तो मेरी प्रतिक्रिया भिन्न नहीं होती। इस देश को एक मैसेज दुनिया को देना है कि हमारी डेमोक्रेसी चुनाव तक हम लड़ते हैं, चुनाव के पश्चात साझा सोच है, साझा विचारधारा है। और आइए अब आपको बताऊं इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। आखिर राहुल गांधी को नहीं बुलाने पर लेकर सबसे पहले देखिए जयराम रमेश कह रहे हैं ना तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और ना ही राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष को भोज के लिए आमंत्रित किया गया है। वो कह रहे हैं ये लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है। संबित पात्रा कह रहे हैं नेता विपक्ष के तौर पर उनका बयान गैर जिम्मेदाराना है। राहुल के दावे तथ्यों पर आधारित नहीं है। पवन खेड़ा ने कहा यह बेहद हैरान करने वाली बात है। उन्होंने कहा लेकिन हमें अब हैरानी भी नहीं होती है क्योंकि यह सरकार सभी प्रोटोकॉल तोड़ने की आदी हो चुकी है। शशि थरूर ने कहा मुझे नहीं पता निमंत्रण देने का आधार क्या है। उन्होंने कहा लोकतंत्र में परंपराओं और प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए। साथ ही पुतिन के लिए आयोजित भोज में अच्छा लगा। थरूर ने कहा रूसी प्रतिनिधिमंडल से बातचीत करने का भी मौका मिला है। इमरान मसूद ने कहा शशि थरूर को पता है कि वो क्या कर रहे हैं, मैं पार्टी लाइन का पालन करने वाला व्यक्ति हूं। तो इस पर सियासत भी हो रही है। बीजेपी ये भी कह रही है कि बहुत से मौके थे, 15 अगस्त का मौका था जहां राहुल गांधी नहीं गए, कुर्सी खाली रही। सीजीआई की शपथ का मौका था, वहां भी उन्हें न्योता था लेकिन वो नहीं गए। बहरहाल आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौट रहे हैं कुछ ही पलों।